हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन क्लिप्स। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल मास्टरपीस मूवी थंगलान को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार कहानी की एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत 1850 से होती है, जहां कलिमेट नाम के एक बेट्रिसियस को दिखाया जाता है। उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि आसपास के इलाकों में सोना छुपा हुआ है और फिर वो सोने को कैसे भी करके बस पाना चाहता है। फिर हमें एक जमींदार को दिखाया जाता है जो कलिमेट से कह रहा होता है कि जो आपने पता लगाया है वो सब झूठ है। उस जगह पर भूत प्रेत का साया है। अभी कुछ समय पहले 5 लोग उस सोने की तलाश में वहां गए थे। वो लोग गए तो सही थे, पर लौटकर वापस नहीं आए, पर कलिमेट को वो सोना चाहिए था। फिर सीन चेंज होता है और हमें बेपुर नाम के एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है। सुबह होते ही गाँव के सारे लोग काम पर जाने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इस गाँव की सारी जमीन उसी जमींदार की है। ये सब तो बस उन पर मजदूरी करने के लिए जा रहे होते हैं। अब हम थंगलान को देखते हैं। थंगलान सोते हुए एक सपना देख रहा होता है। उसमें उसे अजीब सी चीज दिखाई देती है। थंगलान सपने में किसी से लड़ रहा होता है। जब उसकी बीवी गंगा माँ उसे जगाती है तो हड़बड़ी में वो अपनी बीवी को ही चाकू निकालकर मारने लगता है। गंगा माँ उस पर जोर से चिल्लाकर उसे मारते हुए कहती है कि पहले तुम अपने सपने से बाहर आओ। अब जाकर थंगलान थोड़ा होश में आता है। थंगलान के टोटल 5 बच्चे हमें कहानी में दिखाए जाते हैं। एक लड़का और 4 लड़कियां। बेटे का नाम अशोकन होता है और पूरे गांव में थंगलान की ही खुद की जमीन है। ये किसी की मजदूरी नहीं करते, अपने खुद के खेतों में काम करते हैं। थंगलान के काम पर जाने से पहले उसकी बीबी गंगा माँ उससे कहती है कि इस बार फसल की कटाई पर उसे एक ब्लाउज चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा जमींदार की औरतें पहनती हैं। और आगे हमें गेंगू नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। इस गांव के सारे लोग नीची जाति के होने की वजह से गेंगू का ये मानना होता है कि अगर ये ब्राह्मण में कन्वर्ट होंगे तो उनसे मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए वो गांव के कुछ बच्चों को ब्राह्मण में कन्वर्ट कर देता है और उन्हें उनके तौर तरीके सिखाने लगता है कि अब से तुम लोग अलग हो, तुम्हें मांस नहीं खाना, छोटी जाति वालों के साथ नहीं उठना बैठना, और बहुत सारी बातें वो उन्हें बताने लगता है। ये सारी बातें थंगलान का बेटा अशोकन देख रहा होता है और सुन रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं पड़ता कि आखिर गेंगू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमें थंगलान की फैमिली को उसके साथ खेतों में गाना गाते हुए दिखाया जाता है, जो गाना गाते गाते अपनी फसल को काट रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें जमींदार और उसकी बीवी को आते हुए दिखाया जाता है, जो खेत को देखने के लिए आए होते हैं। थंगलान उस जमींदार के सामने सब जमीन वालों से यही कहता रहता है कि ये सारी ज़मीनें हमारी हैं। इन जमींदारों ने हमारी ज़मीनों को हमारे बूढ़ों से छीन लिया। ज़मीन मेहनत करने वालों की है और ये हमसे टैक्स के नाम पर फसल ले लेते हैं और ज़मीन छीन रहे हैं। और अब रात होती है और सारे किसान उन्हीं खेतों के पास सो जाते हैं। थंगलान के बच्चे उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। बच्चों को नींद नहीं आ रही होती और वो थंगलान से हाथी की कहानी सुनने की जिद करने लगते हैं। फिर थंगलान बच्चों को अपने ही पूर्वजों की कहानी सुनाता है। दरअसल इस गांव से कोसों दूर हाथी की आकृति वाला एक पहाड़ है, जिसके पीछे एक नदी बहती है। उस नदी में थंगलान के परदादा और बाकी लोग सोने को ढूंढने के लिए जाया करते थे, लेकिन हर बार सोना थंगलान के परदादा को ही मिलता है। फिर वहाँ एक राजा आता है जो अपने सैनिकों को उस नदी के पास भेजता है ताकि उन लोगों से सोना छीन सके, लेकिन थंगलान के परदादा और बाकी लोग उन सब सैनिकों को मार कर भगा देते हैं। इसके बाद थंगलान के परदादा खुद राजा के पास आकर अपना सोना उसे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी मेहनत करके ढूंढ लो, पर हर किसी को ये सोना नहीं मिलेगा। फिर राजा के सारे सैनिक नदी में सोना ढूंढने लगते हैं, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। राजा के दल में एक ब्राह्मण होता है जो एक मोर का पीछा कर रहा होता है। वो देखता है कि मोर एक सोने के पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया है। वो एक रियल सोने का पहाड़ होता है। अब जब वो ये बात राजा को आकर बताता है तो थंगलान का परदादा कहता है कि ये सोना हमारा नहीं है। नदी में जो सोना बहकर आता है उसी को हम हासिल कर सकते हैं। जमीन का सोना हमारा नहीं है। पर राजा उसकी बात नहीं मानता और उसने अपने कुछ सैनिकों को उस पहाड़ पर भेज देता है सोने को हासिल करने के लिए। पर तभी उस पहाड़ से बहुत सारे सांप निकलकर उन सैनिकों पर अटैक कर देते हैं। उन सांपों के हमले से काफी सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे सैनिक भाग खड़े होते हैं। तभी थंगलान के परदादा राजा को एक सांप से बचा लेते हैं और इन सांपों पर कुछ पाउडर जैसा छिड़क देते हैं, जिससे ये सारे सांप वापस चले जाते हैं। फिर थंगलान के परदादा कहते हैं कि यही सांप उस पहाड़ की रक्षा करते हैं और पहाड़ के ऊपर आने वाले हर शख्स को डस कर मार डालते हैं। इस सब जाल के पीछे आरती नाम की एक तांत्रिक का हाथ है। वो इस जमीन की मालकिन है और वही उस सोने की रक्षा करती है, अपनी जमीन की रक्षा करती है। तभी राजा उससे पूछता है कि इस माया जाल का कोई तोड़ हो सकता है क्या।
तो थंगलान का परदादा कहता है कि टूर तो हो सकता है, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। और वो राजा से डील करने लगता है कि मैं आपको वो सोना लाकर दूंगा, उसके बदले हम गांव वालों को हमारी जमीनें वापस चाहिए जो आपने ऊंची जाति वाले लोगों को दे रखी हैं। वो राजा भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर थंगलान का परदादा अपने लोगों के साथ उस पहाड़ पर चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसके ग्रुप पर अटैक कर देते हैं और उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। फिर वहाँ आरती भी अपने लोगों के साथ आ जाती है और दोनों गुटों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आरती भी अपनी माया जाल का इस्तेमाल कर रही थी। फिर थंगलान के परदादा और आरती आमने सामने होते हैं। वो आरती को अपने बस में करके उसे बांध देते हैं। राजा इस सबसे खुश होकर उसे अपनी कटार दे देता है और सेनापति बना लेता है। फिर राजा के कुछ लोग उस पहाड़ से सोना लेकर आते हैं और राजा को दिखाने लगते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सिर्फ सोने जैसा दिखता है, असल में ये सिर्फ मिट्टी है। और फिर इस बात से राजा गुस्सा होकर थंगलान के परदादा से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, और अपनी कटार वापस ले लेता है। थंगलान के परदादा कहते हैं कि ये सब आरती की माया है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो ब्राह्मण उस राजा से कहता है कि ये सब उस मूर्ति की वजह से हो रहा है, असल में सभी समस्याओं का कारण वही है। उस जगह गौतम बुद्ध की एक मूर्ति होती है। राजा जाता है और मूर्ति के सिर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर आरती बहुत गुस्से में आ जाती है और इतनी जोर से चीखने लगती है कि वहां खड़े सभी लोगों के कान फटने लगते हैं। फिर थंगलान के दादा बड़े ही मुश्किल से उसका पेट चाकू से काट देते हैं और उसके पेट से बहुत सारा खून बहने लगता है और वो सारा खून सोने में बदल जाता है। ये देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो जमीन थंगलान के पास है वो उसकी पुश्तैनी परदादा द्वारा कमाई गई जमीन है। फिर हम प्रेजेंट में थंगलान को देखते हैं जो बच्चों को ये कहानी सुनाते हुए सुला देता है, और आधी रात को कुछ लोग थंगलान की फसल को जला देते हैं। थंगलान की फैमिली उस आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बुझा पाती और सारी फसल जल चुकी होती है। सुबह होने पर जमींदार अपने लोगों के साथ उस जगह आता है क्योंकि फसल कटने के बाद टैक्स भरना होता है और थंगलान के पास कुछ नहीं होता। इसीलिए जमींदार पनिशमेंट के रूप में उसकी सारी जमीनें हड़प लेता है, और ये प्लान उसी जमींदार का था। उसकी नज़र बहुत सालों से थंगलान की जमीन पर थी और फिर थंगलान और उसकी फैमिली को भी मजदूरों की तरह जमींदार की जमीन पर काम करना पड़ता है जब तक उनका कर्ज पूरा नहीं हो जाता। और अगली सुबह थंगलान की सारी फैमिली जमींदार की जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगती है। उन्हें मजदूरी भी नहीं दी जाती, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना दे दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ब्रिटिश ऑफिसर कलिमेट उस गांव में आता है और कलिमेट का एक आदमी जो लोकल ही होता है वो गांव वालों से कहता है कि सर के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कुछ दशकों पहले हमारे ही परिवार के लोगों ने सोना ढूंढने में राजा की हेल्प की थी, और सर उस सोने को दोबारा खोजना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। तब ये सुनकर सब गांव वाले वहां से भागने लगते हैं और थंगलान की बीवी भी उसे वहां से ले जाने लगती है। तब कलिमेट गांव वालों से वादा भी करता है कि जितने दिन आप लोग मेरे साथ काम करोगे मैं आप लोगों को मजदूरी दूंगा। और रात होती है और थंगलान अपनी बीवी को समझाने लगता है कि वो कलिमेट के साथ जाकर और इसके बदले में कुछ पैसे मिल लेंगे जिससे वो अपना कर्ज उतार लेगा और वहाँ सोना भी मिलेगा। वो यहाँ ऐसे गुलामों की जिंदगी नहीं जी सकता। और फिर थोड़ा समझाने के बाद गंगा माँ आखिर में मान जाती है। फिर सुबह होते ही गांव के कुछ लोग कलिमेट के साथ जाने लगते हैं, जिसमें थंगलान वर्धन नाम का एक बंदा और गेंगू होता है और उसके साथ उसका बेटा विलियम भी आया होता है। वो थंगलान के बेटे के साथ बहुत घुल मिल जाता है क्योंकि वो जात पात ऊंच नीच को नहीं मानता। थोड़ी दूर जाने के बाद कलिमेट का वो बंदा वहां से डर के मारे भाग जाता है। फिर कलिमेट विलियम आर्थर नाम का एक बंदा और थंगलान और उसकी टीम जंगल के अंदर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ एक नदी मिलती है। वो सब एक एक करके उस नदी को पार कर रहे होते हैं कि थंगलान को ऐसा लगता है जैसे उस नदी में कोई है, और बीच नदी में उसे आरती दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाता है और इसी हड़बड़ाहटी के चलते बाकी सभी लोगों का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी दौरान उसका पैर नदी के अंदर दो पत्थरों के बीच फंस जाता है और वो बहुत कोशिश करता है पर वहाँ से निकल नहीं पाता। फिर गेंगू उसे वहाँ से निकाल कर किनारे पर लाता है और इस हादसे की वजह से उन सबका बहुत सा सामान पानी में बह जाता है। इस सब के बाद कलिमेट को थंगलान से नफरत सी हो जाती है और वो आर्थर को कहने लगता है कि थंगलान एक राक्षस है क्योंकि उसी ने हमें इस रास्ते से आने को कहा था। खैर वो सब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फिर थंगलान को हाथी के आकार जैसा एक पहाड़ दिखाई देता है, वही पहाड़ जो वो अपने बच्चों को कहानी में सुनाता था। और वो कलिमेट के पास आकर कहता है कि हमें उस ओर जाना है, पर कलिमेट उसकी बात को नहीं मानता। फिर थोड़ी दूर जाकर थंगलान उसके साथी और जमीन को खोद कर सोने की खोज कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। कलिमेट रोज उन्हें उनकी मजदूरी देता था जो कि 44 आना थी। बहुत दिनों की खुदाई के बाद उन्हें सोना नहीं मिलता, पर वहाँ उन्हें चांदी मिलती है।
खुदाई करते करते कुआं मिलता है और थंगलान को वो गौतम बुद्ध का सर मिलता है जिसे राजा ने धड़ से अलग कर दिया था। फिर थंगलान को समझाने लगता है कि ये सब उसे परदादा के समय हुआ था और जरूर मूर्ति का धड़ भी यही कहीं होगा। सोना ना मिलने की वजह से वर्धन रोने लगता है और अपनी पत्नी को याद करने लगता है। दरअसल वो यहाँ नहीं आना चाहता था, उसकी पत्नी ने उसे यहाँ जबरदस्ती भेजा क्योंकि उसे सोना पहनना था। फिर कलिमेट आर्थर से कहता है कि हमें थंगलान की बात को मानते हुए उस पहाड़ के पीछे जाना चाहिए, शायद वहाँ कुछ हो। उस पर आर्थर कहता है कि थंगलान एक राक्षस है, वो हमें लाया ही है यहाँ गुमराह करने के लिए। फिर भी फाइनली वो सब लोग उस पहाड़ को पार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो सबको जख्मी करने लगता है। कलिमेट भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और बाकी लोगों को भी बहुत चोट आई थी, पर थंगलान कैसे कर उस पैंथर को मार देता है। आर्थर इस चीज़ से गुस्सा होकर थंगलान को गन पॉइंट पर रखकर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ूंगा। ये देखकर अशोकन भी आर्थर के ऊपर गन तान देता है और पता नहीं कैसे उसके हाथ से गोली चल भी जाती है और आर्थर का हाथ जख्मी हो जाता है। डर के मारे जब अशोकन भागने लगता है तो उसके पीछे आर्थर गन लेकर और आर्थर के पीछे थंगलान भाग रहा होता है। उसी समय हम आरती जैसी दिखने वाली एक औरत को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ उस पहाड़ी पर खड़ी होती है। ये आरती के खानदान वाले लोग होते हैं। फिर थंगलान को अपनी कहानी के वो कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, वो राजा, उसके सैनिक और वो ब्राह्मण। और तभी अशोकन को उस बुद्ध की मूर्ति का धड़ मिलता है जो जमीन के अंदर धंसा हुआ था। फिर आरती और उसके लोग इस पर चुपके से हमला करने लगते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है और ये सब भी आरती के लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं। जब थंगलान फाइट कर रहा होता है तो बीच बीच में उसे असली आरती दिखाई देने लगती है और उसके अंदर उसके परदादा की आत्मा आ जाती है और उन सबको घायल करने के बाद वो लोग और आरती वहां से निकल जाते हैं। अब उस मूर्ति में से चमकीला सा कुछ चमक रहा होता है। जब उसे पिघलाकर वो लोग देखते हैं तो वो सोना होता है और ये देखकर क्लाइमेट बहुत खुश हो जाता है। फिर अचानक वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी अचानक बिजली विलियम के ऊपर गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर क्लाइमेट बहुत दुखी होता है, पर वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे सोना ही फाइंड आउट करना था और वो थंगलान के पास जाकर उससे कहता है कि तुम तो एक बहुत वीर योद्धा हो, अब हमें इस दुनिया को दिखाना है कि हम साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। और वो थंगलान से कहता है कि तुम अपने गाँव से यहाँ और भी लोगों को लेकर आओ, हम सोने को साथ मिलकर खोजेंगे, मैं उन लोगों को मजदूरी भी दूंगा और सोने का कुछ हिस्सा भी दूंगा। वो थंगलान को अपनी पैंट शर्ट देता है जिसे पहनकर थंगलान घोड़े पर सवार होकर सीधा सबसे पहले उस जमींदार के पास पहुंचता है और उसे पैसे देकर अपनी जमीन के कागज उससे वापस ले लेता है और जमीन मिलने पर वो उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। थंगलान गांव वालों को भी कलिमेट की कही हुई बातें बताने लगता है और उनसे कहता है कि अगर तुम वहाँ चलोगे तो तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी और सोना भी। और वो उनसे कहता है कि फैसला अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें जमींदार की मजदूरी करनी है या अपनी जमीन वापस लेनी है। इस बात को सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और थंगलान आते आते मिठाई और औरतों के लिए ब्लाउज और भी बहुत सारी चीजें लाया था। ये सब पाकर गांव वाले और खासकर उसकी बीबी गंगा माँ ब्लाउज को पहनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सभी गांव वाले अगली सुबह थंगलान के साथ उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसी बंदे को देखते हैं जो कलिमेट के साथ गाँव आया था और बीच रास्ते में ही डरकर भाग गया था। वो गांव वालों पर हुक्म चलाने लगता है। फिर थंगलान के पास आता है और उससे कहने लगता है कि आपके पीछे से यहाँ सब कुछ बदल गया। क्लाइमेट सर ने सैनिकों को बुलाकर नागा ट्राइब के लोगों को मरवा दिया। फिर वर्धन कहता है कि उस हादसे के बाद पता नहीं अशोकन का क्या हुआ, वो अजीब सा बर्ताव करने लगा, सैनिकों पर हमला करने लगा और सैनिकों ने उसे पकड़कर बंदी बना दिया। फिर वो बंदा थंगलान और उसकी फैमिली को अशोकन से नहीं मिलने देता, मतलब अपनी मनमानी चलाने लगता है। फिर कलिमेट पीछे से आता है और सब मामले को शॉर्ट करने लगता है और अशोकन को छोड़ते हुए थंगलान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा बेटा है और सब गांव वालों को जुबान देता है कि आप लोग अच्छे से काम करें, मैं आपको हर रोज मजदूरी दूंगा और सोने का कुछ हिस्सा भी दूंगा। क्लाइमेट का वो आदमी तमिल में क्लाइमेट की बात को ट्रांसलेट करता है और गलत ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि आज से तुम सब क्लाइमेट सर के गुलाम हो। और ये बात थंगलान समझ जाता है और कहता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्लाइमेट सर ने ऐसा नहीं कहा और जो सच बात है वो बताने लगता है। फिर रात होती है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो गंगा माँ अशोकन के बिहेव में चेंज देखती है और थंगलान से कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इस पर थंगलान कहता है कि नहीं, तुम फिजुल में ही इतना सोच रही हो। फिर अशोकन अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगता है। एक्चुअली उसमें आरती की आत्मा आ गई थी और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ बहुत सी लाशें गिरेंगी और चारों तरफ खून की नदियाँ बहेंगी। फिर सुबह होती है और सब सोने को ढूंढने के लिए खुदाई का काम करना स्टार्ट कर देते हैं और रात होते ही क्लाइमेट सब गांव वालों को उनकी मजदूरी दे देता है और सब गांव वाले थंगलान से बेहद खुश होते हैं क्योंकि उसने जैसा कहा था वैसा हो रहा था। अब वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अपनी जमीनें वापस ले लेंगे। बहुत दिनों तक खुदाई करने के बाद भी सोना नहीं मिलता, बस वहाँ थोड़ी बहुत चांदी
मिलती है। तब क्लाइमेट के साथी उससे यह कहने लगते हैं कि इस जगह पर सोना नहीं है और हमारे पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। बट क्लाइमेट बिना सोने को यहाँ से लिए वापस नहीं जाना चाहता। ये बात उसके मन में घर कर चुकी थी। फिर एक दिन क्लाइमेट को एक पहाड़ पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है तो उस पहाड़ में से एक सांप निकलता है और क्लाइमेट को काट लेता है। थंगलान पीछे से आकर उस सांप को मार देता है और क्लाइमेट के घाव पर पट्टी लगाता है। फिर वहाँ अचानक से बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जिनमें से एक सांप थंगलान की छोटी बेटी को काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। सब लोगों को उसकी मौत का बहुत अफसोस होता है, जिससे वो 3 दिन तक काम नहीं करते। फिर एक शाम थंगलान एक जगह पर बैठा होता है। एक बूढ़ा आदमी पीछे से आकर उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे परदादा ने क्या किया था। उन्होंने आरती को मारा था, उसके खून से सोना निकाला था। आज भी इस जगह की रक्षा आरती के खानदान वाले करते हैं। फिलहाल वो लड़की आरती है, अगर तुम उसको मार दोगे तो इस जगह का सारा सोना अपने आप बाहर आ जाएगा। पर थंगलान को ये बात पसंद नहीं आती कि किसी को मारकर सोना लिया जाए। वो कहता है कि अगर उसे किसी को मारकर सोना पाना होता तो वो बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। थंगलान मेहनत से सोना पाना चाहता है, जिससे उसके बरादरी के लोग अच्छे से रह सके। और दूसरे दिन ये सब लोग दोबारा काम करने लगते हैं। पर क्लाइमेट यहाँ एक नया रूल इम्प्लीमेंट करता है कि यहाँ से सोना मिलने के बाद ही खाना और मजदूरी मिलेगी सब लोगों को। बहुत से लोग भूख और प्यास से तड़पने लगते हैं। इनके शरीर में इतनी भी जान नहीं होती कि ये काम कर पाए। थंगलान बिना हार माने खुदाई करता रहता है। उसी रात इनकी भी झोपड़ियों में आग लग जाती है। सुबह थंगलान देखता है कि क्लाइमेट उसी पहाड़ के पास बेहोश पड़ा है जहाँ खुदाई हो रही थी और सब गांव वाले अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। वो अपने गांव वालों को रोकता है और कहता है कि इस पहाड़ी में बहुत सारा सोना है, अगर हम इसे जला दें तो हमें बहुत सारा सोना मिलेगा। एक सोने का टुकड़ा भी हमारी जिंदगी को बदल सकता है। वो गांव वालों को रोक ही रहा होता है कि क्लाइमेट और उसके साथी गांव वालों पर बंदूक तान देते हैं और क्लाइमेट उनसे कहता है कि अब तुम सब लोग मेरे गुलाम हो और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम सब यहाँ काम करोगे। फिर गांव वालों को कुछ दूर एक भैंस दिखाई देती है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पास भागने लगते हैं। तब थंगलान भैंस को मार कर सबकी भूख मिटाने लगता है और उन्हें दोबारा मोटिवेट करने लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी तरफ नाग जाति मतलब आरती की बरादरी वाले लोग इन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। थंगलान और उसके गांव वाले उस पहाड़ी के आसपास बहुत सारी लकड़ियां रखकर उस पहाड़ को जला देते हैं और जलाने के बाद उस पहाड़ को तोड़ने लगते हैं। उसी समय उस पहाड़ के ऊपर थंगलान को आरती की आत्मा नजर आती है। वो सबको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। फिर वहाँ एक होल बनता है जिसमें कुछ लोग गिर जाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि एरिया कभी माइनिंग एरिया हुआ करता था। चोला साम्राज्य या टीपू सुल्तान के समय यहाँ माइनिंग होती थी। आगे जाने वाले इन लोगों को बहुत सारा सोना भी नजर आता है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब बर्दन और उसकी बीवी वहाँ से कुछ सोना लेकर जा रहे होते हैं तो क्लाइमेट के पास काम करने वाला बंदा उन्हें रोक लेता है और उनसे वो सोना छीनने लगता है। ये देखकर क्लाइमेट उनसे कहता है कि सोना मेरा है, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। पर बर्दन और उसकी बीवी की बात नहीं मानते और उन्हें बंदूक से गोली चलाकर मार देता है। उधर गेंगू और क्लाइमेट के पास काम करने वाले बंदे के बीच में झगड़ा होने लगता है। गेंगू उसके सर पर वार करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी थंगलान कहता है कि ये सोना नहीं है, उसके जैसा दिखने वाली मिट्टी है। आरती ने फिर हमें अपने माया जाल में फंसा लिया। तभी वहाँ आरती और उसके आदमी आते हैं। आरती थंगलान से कहती है कि तुम मेरे इतने कहने पर भी मानोगे या नहीं। थंगलान की ना करने पर आरती अपना माया जाल दिखाने लगती है। कभी अपने जादू से दिन कर देती है तो कभी रात कर देती है। आरती और इनके ग्रुप में जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दौरान आरती थंगलान का फ्लैशबैक दिखाती है। 5वीं शताब्दी के आसपास यहाँ कुछ नाग जाति के लोग रहते थे। आर्यन और उसकी बीवी आरती इस जमीन की रक्षा करते थे। इस जमीन के अंदर कुछ सोना भी था। एक दिन इनको ये बात पता चलती है कि कुछ लोग इस सोने को पाने के लिए आ रहे हैं। आर्यन अपने लोगों के साथ उनसे लड़ने चला जाता है और लड़ाई में उसकी हार होती है। वो लोग आर्यन को बंदी बना लेते हैं और उसे ही सोना ढूंढने के काम पर लगा देते हैं। इस तरह सर्दियों से सिलसिला चला आ रहा है। पहले आर्यन, फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा और फिर उसका, ऐसा करके थंगलान को अपने खानदान की याद आती है और वो सोचता है कि उसे इस लड़ाई में आरती का साथ देना चाहिए। तभी क्लाइमेट वहाँ आता है और आरती को मारने की कोशिश करता है और उसका पीठ फाड़ देता है। इससे गुस्से में आकर थंगलान क्लाइमेट को मार देता है और आरती से माफी मांगने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। और आरती से कहने लगता है कि मेरी बरादरी वालों को थोड़ा सा सोना चाहिए क्योंकि जमाना बहुत बदल गया है। आरती, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बस यहाँ से थोड़ा सा सोना ले जाऊंगा अपनी बरादरी वालों की भलाई के लिए। मरने से पहले आरती उसे परमिशन दे देती है और थंगलान उस पहाड़ में जाता है और वहाँ से थोड़ा सा सोना लेकर ऊपर आ जाता है और गांव वाले से कहता है कि सोना हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा।
उस सोने को देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ ब्रिटिशर्स आ रहे हैं उस सोने की तलाश में। पर ठंगलान और गांव वाले उस सोने को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।